गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल बायो के अंदर उसमें डिस्कशन करने वाले हैं माइक्रो बॉडीज़ की। देखो माइक्रो बॉडीज़ जो है वो होती क्या है कि दीज आर स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इंक्लूड फॉलोइंग, यानी जनरली सी बात ये बता रहा है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन इसको अपने बाहर की तरफ मिलने वाली है और इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम मिलने वाले हैं या यूँ मान लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल जो मिलेंगे वो जनरली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। देखो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर जनरली अपने क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उस कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। या यूँ मान लें कि इस फूड का ब्रेक डाउन करने का काम जो करने वाला है वो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, यानी उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर मोस्टली ये इंक्लूड होने वाली स्ट्रक्चर्स होती है जिनको कलेक्टिवली आप लोग नेम देते हैं माइक्रोबॉडीज। और दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। इन्हीं माइक्रोबॉडीज में बात करते हैं अपने फर्स्ट माइक्रोबॉडी जो है उस फर्स्ट माइक्रोबॉडी स्फीरोसोम की बात करते हैं। स्फीरोसोम को ही आप लोग नेम देते हैं प्लांट लाइसोसोम या फिर इन्हीं को बोलते हैं ओलियोसोम, यानी ऑयल स्टोरिंग बॉडी भी इनको बोला जाता है। यानी ऑयल स्टोरेज की वजह से इनको ओलियोस्टोम बोल देते हैं और प्लांट के अंदर ये एज ए लाइसोसोम बिहेव करते हैं, इस वजह से इनको प्लांट लाइसोसोम भी बोल देते हैं, स्फीरोसोम भी इनको आप बोल देते हैं। इनमें बात करें इट अराइज फ्रॉम SER and filled with hydrolytic enzymes like acid phosphatase for fat synthesis। यानी जनरली इनका भी उसी टाइप से ओरिजिन होता है जिस टाइप से लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो रही थी। यानी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये सेल थी, इस सेल में न्यूक्लियस था, ये इस टाइप से RER थी आपकी, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है उन्हीं स्ट्रक्चर में जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है उन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम दे रहे हैं स्फीरोसोम पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। दीज आर सिमिलर टू लाइसोसोम ऑफ एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल के लाइसोसोम की सिमिलर है और जनरली अपने को कहाँ मिल रही है, प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ही मिलने वाली है। सेकंड पॉइंट डिस्कशन करें, ड्यू टू दीज एंजाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज प्लांट लाइसोसोम, यानी वही एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है इस वजह से इनको बोल देते हैं प्लांट लाइसोसोम। इसके बाद बात कर रहा है कि दीज माइक्रोबॉडीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट, अबंडेंट इन एंडोस्पर्म एंड कोटलीडॉन ऑफ फैटी सीड्स। यानी जनरली ये प्लांट सेल के अंदर ही मिलने वाली है और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी अपने को, एंडोस्पर्म और कोटलीडॉन ऑफ फैटी सीड्स के अंदर मिलने वाली है। एक बार आप इसको देखें कि ये कोटलीडॉन या जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है वो देखें। फिर देखिए बेटा होता क्या है कि प्लांट के अंदर आप लोगों को एक जनरल सा सीड मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सीड आप लोग आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि सर ये जो सीड आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो हमें कुछ आइडिया ऐसे लग रहा है कि ये साइसर का सीड होगा, चने का सीड होगा। इस चने के अंदर आप लोगों को ये 2 पल्सेस आपको दिख रही है, जो दालें दिख रही है आप लोगों को, जो अपने जनरली इसका ऊपर का कवर आप रिमूव कर देते हैं, उसके बाद इसमें 2 जो पार्ट निकलते हैं, 2 हाफ पार्ट ऑफ सीड जो होते हैं जिनको आप जनरली दाल बोलते हैं। ये जो पल्स होती है यही जनरली इसका क्या होता है, कोटिलीडोन्स होता है। क्या होता है बेटा, कोटिलीडोन होता है। और ये कोटिलीडोन की नंबर जिन सीड्स के अंदर 2 होती है उनको बोल देते हैं आप लोग डाइकोट। क्या बोल देते हैं, डाइकोट, यानी 2 कोटिलीडोन्स हैविंग प्लांट। एंड जिन सीड्स के अंदर ओनली 1 होती है उनको बोल देते हैं मोनोकोट। क्या बोल देते हैं बेटा, मोनोकोट। यानी सीड्स जो होते हैं उन सीड के जो कोटलीडोन्स होते हैं, सीड की जो पार्ट है वो 1 है तो 1 कोटलीडोन, 2 है तो 2 कोटलीडोन। मोनोकोट यानी जिनमें 1 होगा, इसका एग्जांपल आप वीट ले सकते हैं। और डाइकोट का एग्जांपल आप किसको ले सकते हो, साइसर को ले सकते हो, मूंग को ले सकते हो बेटा। इसके अलावा मूंगफली जो ग्राउंड नट है उसको भी ले सकते हो, उसके भी 2 पार्ट इक्वल हाफ होते हैं।
तो वो डाइकोट प्लांट होते हैं। यानी कहने का मतलब वो है कोटिलीडोन, और कोटिलीडोन ऑफ फैटी सीड। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल याद हो रहा होगा कि मस्टर्ड जो है उसके अंदर ऑयल होता है, फैट होती है, लिपिड होती है। तो जो फैट है मस्टर्ड सीड जो है, क्या उसके 2 इक्वल हाफ कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। इट मीन्स मस्टर्ड सीड जो है उसके कोटिलीडोन के अंदर आप लोगों को स्पिरोसोम ज़्यादा मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात आती है एंडोस्पर्म की। जनरली क्या होता है कि जो अपने बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की, एंजियोस्पर्म प्लांट की, यानी जिनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, उन कवर्ड प्लांट की बात करें तो उनके अंदर, या फिर जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जनरली होता क्या है कि उनके अंदर अपने को कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर मिलती है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने की जो काम वर्क करने वाली जो स्ट्रक्चर्स है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप जनरली क्या बोलते हैं बेटा? उन्हीं को बोलते हैं आप लोग एंडोस्पर्म। यानी एंडोस्पर्म का मतलब है न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला टिश्यू होता है जिनको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आप सब लोगों को पता है कि आपने कोकोनट के अंदर जो पानी, जो नारियल पानी जिसको बोलते हैं, वो पिया होगा। वो एक्चुअल में ये एंडोस्पर्म ही होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में, और जो कोटिलीडोन होते हैं किनके? फैटी सीड्स के, उनके अंदर जनरली आपको स्पिरोसोम जो है, माइक्रोबॉडीज जो है, प्लांट लाइसोसोम जो है, उनकी नंबर ज़्यादा मिलने वाली होती है। इसके अलावा बात करें कि दीज माइक्रोबॉडीज डिसअपियर आफ्टर सीड जर्मिनेशन। जैसे ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है, ये माइक्रोबॉडी जनरली क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। इसके अलावा दीज आर मेजर साइट फॉर स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट, यानी फैट सिंथेसिस और फैट स्टोरेज का मेजर साइट है, मेन पार्टिकल है, मेन साइट बोल दें, मेन ऑर्गेनेली बोल दें, वो आपका कौन सा है? स्पिरोसोम है, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट जो माइक्रोबॉडी है पर ऑक्सीसोम या यूरिकोसोम, उसका डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, सेकंड जो माइक्रोबॉडी है वो अपनी है पर ऑक्सीसोम, या इसी को बोलते हैं यूरिकोसोम। पर ऑक्सीसोम या यूरिकोसोम की बात करें, ये कह रहा है कि इन एनिमल सेल्स पर ऑक्सीसोम्स आर कंसर्न विद पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। यानी एनिमल सेल के अंदर आप लोग इन पर ऑक्सीसोम को कंसीडर करते हैं पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। अब देखो पर ऑक्साइड क्या होता है? जैसे आप लोगों ने याद होगा आप लोगों को कि H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो उनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम फॉर परऑक्साइड फॉर्मेशन, यानी किसकी फॉर्मेशन वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? परऑक्साइड फॉर्मेशन वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट्स दीज आर कॉमन इन ग्रीन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव ऑफ C3 प्लांट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल और इंटरएक्टिंग विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बेटा, इस टॉपिक को अपने थोड़ा सा अलग से मैं डिस्कशन करूंगा। पहले इसकी मेन जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, इसको एक बार छोड़ दें आप लोग, मैं अभी आपको बताऊंगा इसी टॉपिक में। इसके अलावा ये कह रहा है कि इन एनिमल सेल्स इट टेक पार्ट इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। इनकी फॉर्मेशन में, यानी अमीनो एसिड सिंथेसिस फॉर्मेशन में, ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्मेशन में, और इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो है उनकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे लिखा हुआ है इन पेरोक्सीसोम कैटालेज एंजाइम is 40% of total enzyme and responsible for decreasing the toxic effect of H2O2। यानी हाइड्रोजन प्रोक्साइड का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको डिक्रीज करने का काम कौन करते हैं बेटा? कैटालेज एंजाइम करते हैं। और टोटल एंजाइम जो पेरोक्सीसोम में होते हैं उनका 40% कौन से एंजाइम मिलेंगे आप लोगों को? कैटालेज एंजाइम ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा कह रहा है कि कैटालेज इज द एंजाइम विच क्विकली डिग्रेड्स H2O2 into water and
ऑक्सीजन, यानी H2O2 को ये कैटालाइज किस में ब्रेक डाउन कर देगा, ये H2O प्लस में O2 में कन्वर्ट कर देगा, 2 मॉलिक्यूल्स को इस टाइप से कन्वर्ट कर देगा बेटा, इस किस में, H2O प्लस में ऑक्सीजन के अंदर। इन ह्यूमन 50% ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट इन पेरोक्सिसोम ऑफ लीवर सेल, यानी लीवर सेल का पेरोक्सिसोम जो है वो 50% एल्कोहल का भी क्या करता है, पेरोक्सीडेशन या यूं मान लें कि ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। आगे लिखा हुआ नोट डाल के, इन पेरोक्सिसोम ए फाइब्रस ग्रेनुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट विच कंटेन मैनी पेरोक्साइड फॉर्मिंग एंजाइम्स, दिस मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन whose thickness is more than माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी कह रहा है कि इन प्रोक्सिसोम में फाइब्रस ग्रेनुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, यानी इनके अंदर आप लोगों को जो मैट्रिक्स मिलने वाला है, लिक्विड जो मिलने वाला है, फाइब्रस जो टाइप का होता है, विच कंटेन मैनी पेरोक्साइड फॉर्मिंग एंजाइम, यानी इस जो इसका मैट्रिक्स है उसके अंदर पेरोक्साइड फॉर्मेशन वाले एंजाइम्स की फॉर्मेशन करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। दिस मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन मिलेगी, उस थिकनेस और उस मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इक्वल होती है। तो ये तो इसने पेरोक्सिसोम का कुछ डिटेल दिया। जनरली इसके अंदर भी एंजाइम मिलेंगे, जिनमें से अप्रोक्स 40% एंजाइम जो है टोटल के वो कौन से मिलेंगे आपको, कैटालेज एंजाइम जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को अपने डिस्कशन करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर ये मीजोफिल क्या है, C3 प्लांट कौन से होते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन सी होती है, C2 साइकिल कौन सा है, यहाँ 2 साइकिल आ गए आप लोगों के। इसके अलावा एनिमल सेल्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, या फिर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड क्या है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस टाइप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए बेटा, होता क्या है कि आप लोग प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर आप लोगों को जो लीफ मिलती है, लीफ जो एरिया होगा उसको आप कट करें तो लीफ के अंदर आप लोगों को कुछ अपर लेयर जो है, अपर साइड जो होती है, लीफ की 2 सरफेस होती है, अपर सरफेस, तो इस अपर सरफेस पे क्यूटिकल भी मिलेगी, और इसी टाइप से आप लोगों को मिलती है लोअर सरफेस। इस लोअर सरफेस में जनरली स्टोमेटा मिलते हैं। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कहीं आप लोगों को एनाटॉमी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और इसके बीच में आप लोगों को वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, जिनके अंदर आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है वो अपने को मिलने वाला है। ये कह रहा है कि इस अपर एपिडर्मिस और ये जो आपके लोअर एपिडर्मिस जो है, इन दोनों के ये बीच का जो एरिया आता है, इस बीच वाले एरिया को ही आप लोग बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोफिल एरिया इसको बोला जाता है। इस मीजोफिल एरिया की बात करें आप लोग, तो इस मीजोफिल के यानी अपर एपिडर्मिस वाली साइड में आप लोगों को टिश्यू जो मिलता है वो लॉन्ग सेल्स जो मिलती है, कोलुमिनर टाइप ऑफ सेल्स मिलती है। इन सेल्स को, इस एरिया को आप बोलते हैं कोलुमिनर, या आप लोग पेलिसेड बोल देते हैं इसको, पेलिसेड टिश्यू। और इस वाले एरिया के अंदर आप लोगों को राउंड सर्कुलर टाइप ऑफ सेल्स मिलती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, चाहे ये हो चाहे ये पेलिसेड हो, इन सब के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। इन दोनों को कलेक्टिवली आप किस में कंसीडर करते हैं बेटा, मीजोफिल में कंसीडर करते हैं। अब आप लोगों को अपने तो प्रोक्सिसोम की बात करें कि प्रोक्सिसोम जो है वो कहाँ मिलेगा। मान लो C3 प्लांट है। अब C3 प्लांट क्यों बोलते हैं इनके अंदर, क्योंकि जो भी प्लांट है उनके अंदर फूड सिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्विन साइकिल। और इस कैल्विन साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और उस 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है बेटा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अपने यहाँ याद नहीं करना, ये प्लांट फिजियो का टॉपिक है, अपने वहाँ डिस्कशन करेंगे। बट बेसिक सी बात ये है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम में फूड बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो डायरेक्ट रिएक्शंस होती है, जो मीजोफिल टिश्यू के अंदर कंप्लीट होने वाली है, उन डायरेक्ट रिएक्शन की डिस्कवरी करने का काम जो है वो
ब्लैकमैन ने किया था, बट उस साइकिल को डिस्कवर किया था केल्विन ने, इसलिए उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। उस केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो आपका बनता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 3PGA, यानी इस 3PGA के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर 3 कार्बन मिलते हैं। इस वजह से इस फूड फॉर्मेशन वाली साइकिल को आप लोग क्या नेम देते हैं, C3 साइकिल बोल देते हैं। और जिन प्लांट के अंदर ये साइकिल होता है, ओनली ये साइकिल ही होता है C3 वाला, उन प्लांट को बोल देते हैं C3 प्लांट। क्या बोल देते हैं बेटा, C3 प्लांट बोल देते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी कि C3 प्लांट कौन से होते हैं। कि जनरली वैसे तो सभी प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल अपने को मिलेगा, फूड फॉर्मेशन की एक यूनिक प्रोसेस है C3 साइकिल, बट फिर भी अपने बात करें कि उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर फूड फॉर्मेशन जो है केल्विन साइकिल के थ्रू हो रहा है, जिसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 3PGA की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस प्लांट को, उन प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट। इन C3 प्लांट की प्रॉब्लम क्या होती है कि बेटा, कि जैसे ही डे के टाइम में, डे टाइम के अंदर टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। यानी C3 प्लांट जो है, मैं इधर लिख रहता हूँ, ये हाई टेम्परेचर के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर क्या करेंगे, स्टोमेटा क्लोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, यानी स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। स्टोमेटा को क्लोज करेंगे तो CO2 जो है वो इनमें फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायर्ड होती है वो एंटर नहीं कर पाएगी। यानी ऐसी सिचुएशन में CO2 की क्या हो जाएगी बेटा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, CO2 कम हो जाएगी। मैं एरो का सिंबल नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, मतलब CO2 की डेफिशिएंसी होगी। तो उसी टाइम, क्योंकि उससे पहले मान लो ये कंडीशन होती है नून के टाइम में, तो मॉर्निंग के टाइम में तो फूड सिंथेसिस हो रहा था, नॉर्मल केल्विन साइकिल चल रहा था, बट इन प्लांट के अंदर जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ, नून का टाइम हुआ, वैसे स्टोमेटा क्लोज होते CO2 डेफिशिएंसी, और CO2 की डेफिशिएंसी के पॉइंट से ये क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या करना स्टार्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है। और अपने को पता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके CO2 प्रोड्यूस की जाती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। बट ये कह रहा है कि इन C3 प्लांट में जैसे ही CO2 की डेफिशिएंसी होगी, तो CO2 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीडेशन तो करेगा, किसका, जो ऑलरेडी ग्लूकोज सिंथेसाइज थी मॉर्निंग टाइम में, उसका ऑक्सीडेशन करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट ये होगी कि ये ऑक्सीडेशन जो करेगा, इसमें ATP प्रोडक्शन जो है, ATP प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई आप तो डायरेक्टली ये बोलेंगे ना कि सर ये जो ऑक्सीडेशन है वो तो एक टाइप से क्या हो गया, ये वेस्टफुल प्रोसेस हो गई, प्लांट के लिए बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं हुई। CO2 मिल सकती है पार्शियली, बट ये बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं हुई। तो बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं हुई, वेस्टफुल प्रोसेस हुई। और ये प्रोसेस किसकी वजह से हुई, लाइट की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से हुई। तो इसको आप बोल देते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। क्या बोल देते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन बोल दें, या फिर इसी का नेम देते हैं फोटो रेस्पायरेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, फोटो रेस्पायरेशन। तो इस फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में 3 सेल ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट, बात की थी आप लोगों ने, पहले स्टडी कर लिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल। इसके अलावा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड वन आता है आपका परऑक्सीसोम। अब ये जो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, इसके अंदर जनरली 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है, 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। और उस 2 कार्बन कंपाउंड का नेम है बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर आपने ऐसा लिख दिया, नेम है ग्लाइकोलेट। क्या नेम है बेटा, ग्लाइकोलेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर C3 प्लांट के अंदर जैसे ही डे टाइम में टेम्परेचर राइज होगा, वैसे ही वो स्टोमेटा क्लोज करेंगे। स्टोमेटा की क्लोजिंग की वजह से उन प्लांट को प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, C3 साइकिल के लिए CO2 नहीं मिलेगी। CO2 नहीं मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा। इस ऑक्सीडेशन को आप फोटो ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या इस ऑक्सीडेशन को आप बोल सकते हैं फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन की तरह से ही प्रोसेस होती है। बट इसमें और रेस्पायरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेस्पायरेशन में ATP का प्रोडक्शन होता है, जबकि इसके अंदर ATP का प्रोडक्शन नहीं होता।
तो ये रेस्पिरेशन लाइक प्रोसेस हुई, इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। अब इनके अंदर 2 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है इस फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, इसलिए इसको आप बोलते हैं 2 कार्बन कंपाउंड जो है, यानी ये जो 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, इस वजह से इस साइकिल को यानी फोटो ऑक्सीडेशन को आप बोल देते हैं C2 साइकिल। क्या बोल देते हैं बेटा? C2 साइकिल। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि पेरोक्सिसोम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, यानी C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, या यूँ मान लें कि जो C3 प्लांट के अंदर C2 साइकिल जो होता है, उस C2 साइकिल में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करवाता है। इट मीन्स ये फोटो रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस होगी। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लें, आपको समझ में आएगी कि किस टाइप से पेरोक्सिसोम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट इसने दे रखा था, एक टॉपिक दे रखा था बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। देखें होता क्या है कि फैट मॉलिक्यूल जो होगा, लिपिड जो होगा, इस लिपिड के अंदर आप लोगों को 2 पार्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा ग्लिसरॉल और सेकंड आपको मिलेगा फैटी एसिड्स। आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने स्टडी किया था कि सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल जो है, इस टाइप से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मॉलिक्यूल जो ग्लिसरॉल का है, ये इस टाइप से ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल था। इस ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स R1C डबल बॉन्ड O जो है वो ऐसे बॉन्ड बना के OH जो है यहाँ बॉन्ड बना लेगा। इस टाइप की प्रोसेस होती है। R2C डबल बॉन्ड ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा वो भी देख लें, मैं ऐसा नहीं है कि सीधा लिख रहा हूँ। COOH होता है बेटा ये, तो इसमें से ये OH और ये H तो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर की फॉर्म में चला जाएगा, यहाँ बीच में O आएगा भी। ठीक है, तो आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन और बीच में लिंक करने के लिए ऑक्सीजन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख कर देता हूँ C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन। ये फैट मॉलिक्यूल होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बेटा? ये लिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। जब इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो इसमें से क्या होता है कि ब्रेकडाउन के टाइम में ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और फैटी एसिड के ये 3 मॉलिक्यूल जो है, कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल जो है सेपरेट हो जाते हैं। अब मान लो आपके पास 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड है R1COOH, वापस ब्रेकडाउन होगा तो इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये R1COOH है, इसको एक्सपोज दैट CH3 CH2 CH2 COOH, ये आप लोगों का फैट मॉलिक्यूल। सपोज दैट 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। इसमें से ये कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यदि आप लोग इस एरिया से इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कितने कार्बन किस जगह से ब्रेक डाउन हुआ? बीटा पोजीशन से ब्रेक डाउन हुआ और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 COOH में, और ये जो 2 कार्बन रिलीज हुए वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है बेटा? 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो कुल मिला के आप डायरेक्टली ये बात कह सकते हो कि सर ये जो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन होता है बीटा ऑक्सीडेशन, यानी बीटा पोजीशन से ब्रेकडाउन करे। बीटा अल्फा से ब्रेकडाउन करता है तो अल्फा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन कंपाउंड ही रिलीज होता है, तो इस टाइप से ये बीटा ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। फिर इसने लिखा ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने का काम करेगा। लीवर के अंदर ये प्रोसेस होती है। जब अपने लीवर डिस्कशन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तब बात करेंगे। इसके अलावा इसने लिखा कि ये जो आपका पेरोक्सिसोम जो है वो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन का काम भी कर रहा है। तो इस टाइप से डिफरेंट इसके फंक्शंस थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नेक्स्ट जो माइक्रो बॉडीज है उसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट माइक्रो बॉडी है बेटा, वो है आपकी ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम की बात
करें तो ग्लाइयोक्सिजोम में ये कह रहा है इट इज लार्जेस्ट माइक्रोबॉडी एंड कंटेन कैटालेज एंड सम अदर एंजाइम विच आर सिमिलर टू पेरोक्सिसोम, हेंस ग्लाइयोक्सिजोम इज नोन एज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। यानी ये कह रहा है इसके अंदर भी मेन जो एंजाइम मिल रहा है वो कौन सा, कैटालेज एंड सम अदर एंजाइम मिलेंगे, और ये सारे एंजाइम किसके सिमिलर है, अभी जिसकी बात कर रहे थे पेरोक्सिसोम के, उसके सिमिलर ही है, इस वजह से इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। इसके अलावा कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये ग्लाइयोक्सिजोम भी कहाँ मिलने वाला आप लोगों को, प्लांट सेल के अंदर। दीज आर साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, देखो अभी आ गया ना वापिस, ये भी किस में पार्टिसिपेट करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, यानी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जिसकी बात कर रहे थे अपने, ग्लाइऑक्सिलेट यानी C2 साइकिल, ए मॉडिफाइड क्रेब्स साइकिल इन विच फैट आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइड्रेट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, कार्बोहाइड्रेट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा दीज आर कॉमन इन यीस्ट, यीस्ट जो है वो फंजाई का एग्जाम्पल है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिस। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को आप याद रखेंगे, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है बेटा। इसको क्यों बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, देखो ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई थी, फ्रूट फ्लाई जो है जिसका नेम है ड्रोसोफिला, और इस ड्रोसोफिला के अंदर सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए, यानी ड्रोसोफिला पे सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट। और उधर प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, इस वजह से इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा जर्मिनेटिंग ऑयली सीड ऑफ कैस्टर, यानी कैस्टर जो है अरंडी जो है उसके सीड के अंदर। इसके अलावा ग्राउंडनट जो है एंड डिसअपियर आफ्टर जर्मिनेशन, और वही सेम टू सेम पेरोक्सिसोम की तरह से जर्मिनेशन के बाद में ये भी क्या हो जाती है बेटा, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये ग्लाइयोक्सिजोम की बात करें तो ये अपने 3 माइक्रोबॉडीज जो है उनका डिस्कशन अपने किया कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज किस टाइप से पार्टिसिपेट कर रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल्स क्या होती है, ये भी एक टाइप से सिंगल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती है जो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में अंदर अपने को मिल रही है। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया विच इज कवर्ड विद द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वैक्यूल। यानी सेल के अंदर आप लोगों को इस टाइप से पता है कि सर ये सेल जो है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म का है। इस साइटोप्लाज्म के कुछ एरिया ऐसा होता है जो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया है, जो मतलब ऐसा एरिया जो कवर हो गया वैक्यूल से या मेम्ब्रेन से कवर हो गया जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, तो उनको बोलते हैं आप लोग वैक्यूल्स। दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड लाइफलेस सैक लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये कह रहा है कि ये ऐसे एरियाज होते हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, फ्लूइड फिलअप होता है, और लाइफलेस सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनकी कोई पर्टिकुलर लाइफ नहीं है। दीज स्ट्रक्चर आर कवर्ड बाय ए सिंगल लिपोप्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। और इनकी जो भी मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल जो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन ऑलवेज क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। और आप लोगों को कहीं याद हो रहा हो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने डिस्कशन किया था कि ये सेमी परमिएबल होती है, इनकी टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। और ये जो आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में डिस्कशन किया था सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का, वही आप लोगों को बताया था सेमी परमिएबल, और टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो है वो आप लोग कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, विच इज थिनेस्ट मेम्ब्रेन। आगे ओरिजिन की लिख रहा है कि वैक्यूल्स डेवलप फ्रॉम ईआर, और ये वैक्यूल्स डेवलप कहाँ होती है बेटा, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका डेवलपमेंट होता है। अब आगे ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वैक्यूल, ये वैक्यूल कितने टाइप की होती है, दे कुड भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जिनमें से फर्स्ट जो वैक्यूल है, एक बार आप इतने का स्क्रीनशॉट ले फिर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। देखो बेटा फर्स्ट टाइप की जो वैक्यूल है
वो है आपकी सैप वैक्यूल। देखो सैप जो सेल सैप होता है, सेल का लिक्विड जो होता है उसको बोलते हैं सैप। देखिए इन दीज सेल सैप कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टोनोप्लास्ट विच इज सेलेक्टिव परमिएबल, यानी टोनोप्लास्ट जो है उसको सेलेक्टिव परमिएबल इसने बता दिया, बट ये एज ए सेमी परमिएबल बिहेव करेगी और इनके अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है। सेल सैप इज नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल, यानी वैक्यूल का नॉन लिविंग कंटेंट है। इन सेल सैप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा इन मैच्योर प्लांट सेल ए सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, यानी मैच्योर प्लांट सेल के अंदर तो आपको सिंगल लार्ज साइज की वैक्यूल ही मिलने वाली है, बट इन एनिमल सेल जनरली वैक्यूल्स इज एब्सेंट, एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। सैप वैक्यूल मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन से प्रेशर को मेंटेन करती है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर को। इसके अलावा सेल सैप इज स्लाइटली एसिडिक एंड hypertonic. Potassium ion is the most common element in vacuole. Vacuole stores sodium ion to maintain trigger pressure. देखो बेटा बात करें अपने ट्रिगर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन सब की बात करेंगे। ये सेलेक्टिव परमिएबल की जगह आप लोग यहाँ याद रखें सेमी परमिएबल। कैसे याद रखें इसको? सेमी परमिएबल। कौन सी याद रखें बेटा इसको? सेमी परमिएबिलिटी का करेक्टर याद रखें। फिर इसने कहीं लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर। क्या होता है कि मान लें कि ये अपने पास प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर कोई वैक्यूल प्रेजेंट है। इस प्लांट सेल को जैसे ही आप लोग वाटर के अंदर रखते हैं, प्योर वाटर के अंदर रखते हैं, या यूँ मान लें कि एक आपके पास जो रेजिन है, किशमिश जो है, उसको आपने वाटर के अंदर प्लेस किया, तो वाटर जो है वो इस किशमिश के अंदर या रेजिन के अंदर एंटर करेगा। ये प्रोसेस जो होती है वो होती है क्योंकि ये रेजिन की मेम्ब्रेन किसका काम करेगी? सेमी परमिएबिलिटी का काम करने वाली है। और यहाँ जो इसके इनसाइड और आउटसाइड जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इनसाइड कुछ सॉल्ट वगैरह, कुछ मिनरल्स, कुछ शुगर्स मिक्स होती है, इस वजह से कंसंट्रेशन हाई होती है, और आउटसाइड में कंसंट्रेशन क्या होती है? इसके लो होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल लो टू हाई मूव कर जाते हैं, और जैसे ही वाटर अंदर एंटर करेंगे वैसे ही ये जो आपके रेजिन जो है वो स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इस फूलने का जो रीज़न है वो आपका कौन सा आता है बेटा? वो आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो फूल गई, और फूलने की वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इसकी वॉल पे एक प्रेशर लगाएगी इनसाइड टू आउटसाइड। उस प्रेशर को बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर, ताकि वो ब्रस्ट नहीं हो जाए, वो फट नहीं जाए, फटने से बचाने का काम करती है ट्रिगर प्रेशर। और वाटर जो एंटर कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से। आगे लिखा है दीज वैक्यूल्स आर स्टोर हाउस ऑफ अर्गेस्टिक सब्सटेंस ऑफ सेल्स, हैंस कॉल्ड एज डस्टबिन ऑफ द सेल, यानी सेल के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इनके अंदर स्टोर होते हैं, इस वजह से इनको डस्टबिन ऑफ सेल भी बोला जाता है। अर्गेस्टिक मटेरियल का मतलब हुआ कि सेल के जो वेस्टेज सब्सटेंस है उनको स्टोर करने का काम कर रहे हैं। वाटर सोल्यूबल एंथोसाइनिन पिगमेंट, यानी पिगमेंट की बात करेंगे, पिगमेंट में कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, कुछ फाइकोबिलिन्स होते हैं, कुछ फाइकोसाइनिन्स होते हैं, तो उन्हीं में से एक आता है एंथोसाइनिन। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वैक्यूल दैट गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक पीएच एंड ब्लू कलर इन एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम के अंदर ब्लू कलर देंगे और एसिडिक पीएच के अंदर ये क्या करेंगे? अलग अलग कलर शो करने का काम करेंगे। तो ये आपके सैप वैक्यूल से रिलेटेड कुछ पॉइंट हुए। सेल सैप जो है वो प्रेजेंट होता है सैप वैक्यूल के अंदर, ये याद रखना है अपने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो वैक्यूल आ रही है वो आती है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये कह रहा है कि दे अकर इन सम सिंपल फ्रेश वाटर फॉर्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। इनके अंदर जनरली आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलती है। These structures are helpful in osmoregulation and excretion, यानी इन ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी मटेरियल उसको बाहर निकालने का काम करेगी। और इसके अलावा क्योंकि ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके अंदर भी वाटर क्या हो सकता है? इनसाइड आ सकता है। इसलिए क्या करती है ये वैक्यूल्स, क्या करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? वाटर को स्टोर करके एक्सेस वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। यानी इनकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगी? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करेगी। आगे लिखा है इफ अमीबा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर देन दीज वैक्यूल डिसअपियर। देखो सिंपल सी बात है कि ये आपके पास अमीबा था,
अब इस अमीबा को फ्रेश वाटर में रखोगे तो वाटर इनसाइड जाएगा ही जाएगा, और इनसाइड जाएगा तो अमीबा जो है उसके ब्रस्ट होने के चांसेस है, उसके अमीबा के फटने के चांसेस है। इसलिए इस अमीबा ने एक्स्ट्रा डेवलप की स्ट्रक्चर कौन सी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, एक्सेस वाटर को स्टोर करती है, और स्टोर करके आफ्टर सम टाइम ये वॉल पे आती है और ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वापस बाहर निकाला जा सके। अब इस अमीबा को उठा के आप लोगों ने क्या लिख दिया, सॉल्टी वाटर के अंदर रख दिया, सॉल्टी वाटर के अंदर, मेराइन वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर इसको आपने प्लेस कर दिया। अब सी वाटर में रख दिया तो बाहर भी कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंदर भी कंसंट्रेशन कुछ कम, तो इस वजह से वाटर यहाँ क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो बैलेंस है, यानी वाटर बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाटर बाहर से इनसाइड जाएगा नहीं। इस वजह से इन वैक्यूल्स का, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। एंड रीअपीयर व्हेन अमीबियासिस ट्रांसफर फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर हो, जैसे इसको वापस आप फ्रेश वाटर में लाओगे वैसे ही ये क्या हो जाती है, रीअपीयर हो जाती है। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इसमें आप लोगों ने दिया। इसके अलावा होती है गैस वैक्यूल, दीज आर प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बेटा, ये क्या होता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। दीज वैक्यूल्स प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम रेडिएशंस के इफेक्ट से बचाने का काम करेगी ये वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स। और फोर्थ वन है फूड वैक्यूल्स, दीज आर फाउंड इन मैनी सेल्स लाइक इन प्रोटिस्टा बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी जैसे ही फूड इनकी बॉडी के अंदर जाएगा, मैंने आप लोगों को कहीं बताया था, फैगोसोम्स की कंडीशन बताई थी, तो फैगोसोम की बाहर, यानी फैगोसोम जो फूड पार्टिकल है उसके बाहर की तरफ जो वैक्यूल्स डेवलप होती है, उन वैक्यूल्स को या बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। तो ये कुछ वैक्यूल्स का टॉपिक और आपके कुछ माइक्रो बॉडीज का टॉपिक भी अपना कंप्लीट हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपना डिस्कशन करेंगे सेंट्रियोल एंड सीलिया एंड फ्लैजिला को। थैंक यू।